आप लोगों की जिंदगी बदल दिया है। उन्होंने आज इस हफ्ते में उन्होंने 1,05,000 रुपए कमाया है और साथ में अपने टीम के एक बंदे को कार अचीवर बनाया है और साथ ही नए नए लेवल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए उनकी टीम जा रही है। दोस्त, ऐसे लीडर को मैं बुलाना चाहूंगा, ऐसे जाबाज लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा और मैं आप सबको इस गारंटी के साथ कहना चाहूंगा दोस्त, यदि उनकी बातों को आप डायरी पेन खोल करके बैठ जाइए, दिमाग के ढक्कन को खोल करके बैठ जाइए दोस्त। आज जो चीज मिलने वाली है शायद वो चीज आपने सुन लिया और अपने दिमाग में रख लिया दोस्त, तो आपकी जिंदगी नहीं, आपके कई जनरेशन की जिंदगी आप सुधार सकते हो दोस्त। यस सर। तो इसी के साथ प्लीज सर को बुलाना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम सर, एक शानदार क्लैपिंग्स के साथ, यस सर, एक शानदार एक्साइटमेंट के साथ। यस सर, यस सर। वेलकम सर जी। थैंक यू सो मच। के साथ मिसेज भी है सर। उनके लिए भी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। आई नो वेरी वेल कि ये सारी चैंपियंस की टीम है, ये देव सर की टीम है, ये राहुल सर की टीम है, ये गौरव सर की टीम है, ये बंटी सर की टीम है। आई नो वेरी वेल कि ये सारे ही एक्साइटेड बंदे हैं और ये सारे शार्प माइंडेड हैं। और आई नो वेरी वेल कि सर आप बार बार मेरे रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे रिकॉर्ड्स अगर मैंने सबसे ज्यादा किसी को तोड़ते हुए देखा है तो वो बिहार टीम को ही देखा है, राहुल सर की टीम को देखा है। yes, sir. मुझे ऐसा लगता है कई बार कि मुझे आप लोगों के रिकॉर्ड्स को चेस करना है, अभी तो मुझे वहां तक पहुंचना है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों से मिलकर। बहुत सारी ट्रेनिंग और सेमिनार आपके मिले सर, इसलिए हमारे रिकॉर्ड्स हैं। ये तो सब आप लोगों का प्यार है सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों के बीच आकर। और राहुल सर का जब मुझे कॉल आया कि सर बिहार और जितनी भी टीमें हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड और छतरपुर की टीमें, तो पहली बार मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि यार फर्स्ट टाइम मुझे सारी टीमों से एक साथ मिलने का मौका मिलेगा। आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था आप सारे लोगों से मिलने के लिए। एंड थैंक यू सो मच आप सारे लोगों ने मुझे जबरदस्त प्रोग्राम के अंदर इन्वाइट किया। दोस्तों सबसे बड़ी चीज जो आज है ना, आज हम सब एक पैंडेमिक सिचुएशन से बीत रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं, कोरोना काल अभी चल रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ देखने वाली बात है कि बिहार वाले वैसे भी कभी किसी से हार नहीं माने, ठीक है। बड़ी बड़ी बाढ़ नहीं रोक पाई, बड़े बड़ी सुनामी नहीं रोक पाई, इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं रोक पाई। कोरोना क्या होता है, मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। ये बस मानसिकता का फर्क है। मतलब पहले भी मैं जानता हूं कि पूरे इंडिया के अंदर बिहार एकमात्र ऐसा स्टेट है, चाहे बिहार, झारखंड, आप वेस्ट बंगाल सभी को शामिल कर सकते हैं बिहार में, तो वो एक ऐसा स्टेट है अपने आप में जिसने हर तरह की पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर अपने आप को सर्वाइव करते हुए इंडिया में हमेशा अपने आप को, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड हो या किसी भी फील्ड हो, उसमें टॉप पे रखा हुआ है। और आज जो ये सेशन होने वाला है, ये जो आधे घंटे हम लोग देने वाले हैं, आई एम सो एक्साइटेड। और मैंने बहुत अच्छी तरीके से आज कुछ चीजों के ऊपर, कुछ टॉपिक्स के ऊपर तैयारी की हुई है कि जिनको लेकर मैं आपके साथ कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ और हम इन्हीं चीजों के साथ आज बात आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहला आप लोगों का चाहिए मुझे अटेंशन। कई सारे लोग घर में बैठा हुए हैं, वेबिनार्स के अंदर है, लेकिन ये वही वेबिनार है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और ये लाइव सेशन चल रहा है, ये सब आप लोग जानते हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई अलग से नहीं चलने वाला है। और दोबारा ये मौका आपको कब मिलेगा या यही चीज आपको सुनने मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आप सारे लोग जानते हैं कि भाई पॉसिबल है नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। इसलिए जितने भी लोग यहाँ पर इस लाइव कॉन्फ्रेंस के अंदर हैं, मैं सब लोगों से सिर्फ एक चीज चाहूंगा कि आप सारे लोग अभी इस लाइव कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना ध्यान दें। और अपनी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा और सारी चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट फर्स्टली हैंड ओवर टू माय वाइफ, जिन्होंने आज बहुत अच्छी तरीके से मेरे साथ दे रही हैं, और शायद इनका ही साथ है जिसकी वजह से 10 साल से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर टिका हुआ हूं। तो मैं पहले चाहूंगा कि ये आप लोगों से कुछ बात करें, फिर उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। तो प्लीज मैम। जी सर, जी सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, हमें इनवाइट किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ कि इस कोरोना काल में भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मुझे यहाँ पे कुछ गर्ल्स गैंग भी दिखाई दी, तो मैं उनके ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहूंगी। टेंशन थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है उनके ऊपर। 3 मूवी शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने देखी है, और उसमें एक बहुत जबरदस्त डायलॉग है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। एग्जैक्टली आप स्त्री है और आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के बाद अगर कोई सेकंड क्रिएटर है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप और हम। बस जरूरत होती है कि अपने अंदर छिपी हुई असीम क्षमताओं को जगाने की, जो कहीं ना कहीं ये इस समाज में छुपी होती है। समाज, हमारे घर, फैमिली की रूढ़िवादिता, दकियानुसी सोच, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर छुपी होती है, जहाँ कर भी उस चीज को नहीं निकाल सकते। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में हमें जिद करना चाहिए, बिकॉज अक्सर ये देखा गया है, मैंने ये चीजें देखी है कि जितने भी
सक्सेसफुल पर्सन है, जितने भी महान लोग निकले हैं, उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिद की थी। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई क्यों ना हो, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी क्यों ना हो, इनको आप ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। सभी को पता है कि वो टीटी की जॉब करते थे, लेकिन उनका सपना था क्रिकेटर बनने का। सोचिए कि अगर वो टीटी की जॉब क्विट करके क्रिकेटर बनने की जिद नहीं करते, तो शायद आज वो हमारे सामने इतने बड़े खिलाड़ी होकर रिप्रेजेंट नहीं होते। एंड सेकंड थिंग मैं ये कहना चाहूंगी कि अक्सर ये चीज देखी गई है कि मौका और मुसीबत इकट्ठे आती है, ये कभी अलग अलग नहीं होती है। जब हमें कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने लगती है, तब अचानक कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी मुसीबतें आ जाती है कि कभी ना कभी हमें उस चीज को पॉज करना पड़ता है या रोकना पड़ता है। और ये चीज जरूर होती है कि जब भी हमें कुछ अच्छा मौका मिलता है, तो एक पर्सन ऐसा जरूर होता है जो हमारे पीछे से टांग खींचने की कोशिश करता है, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स में से क्यों ना हो, चाहे रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे फ्रेंड्स क्यों ना। तो ऐसा क्या करें कि ये सारी चीजें हट जाए? तो बस हमें अपना विश्वास बनाए रखना है खुद के ऊपर। और एक चीज याद रखिए कि जब भी हम एक साफ सोच के साथ और हमारी नीयत अच्छी हो, जब हम सही काम करते हैं, तो उस सपने को पूरा करने के लिए ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। और ये चीज मैंने खुद फील की है, इसलिए मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि गर्ल्स का ऐसा है कि कहीं ना कहीं वो एक बैकग्राउंड में बंधी रहती है, निकल नहीं पाती है, तो जरूरत बस खुद को निखारने की है। ये समय ऐसा है जहां हम खुद को निखार सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं खुद में। बस अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुकद्दर में तुम्हारे क्या लिखा है, वो सितारे क्या बतलाएंगे, खबर में जोर कितना है, वो किनारे क्या बतलाएंगे। अरे हारी हुई बाजी जीतनी है तो सीखो किसी जाबाज योद्धा से, जो खुद को नहीं जीत सके वो हारे क्या बतलाएंगे। यस मैम, यस मैम। क्या बात है मैम, बहुत जबरदस्त। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इंस्पायर कर दिया इन्होंने, और एक चीज तो बता दी कि वाकई गर्ल्स किसी से कम नहीं है, और ये रियलिटी है। ये एक मेंटल बैरियर होता है। आज मुझे नहीं लगता कि लड़कियां लड़कों से कुछ कम है, बल्कि ईच एंड एवरी सेक्टर। अभी तो 10th और 12th का रिजल्ट भी आया हुआ है, जितना हमने देखा, आई थिंक पहले भी लड़कियां बाजी मार रही थी और अभी भी लगातार लड़कियां बाजी मार रही हैं, पर पता नहीं क्यों ये अपने आप पे शक करने लग जाती हैं। कई बार इनका परिवार इन पे शक करने लग जाता है। तो करेंगे इस टॉपिक पे बात। बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा मैम ने, कुछ चीजें याद दिला दी। तो फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस, आपके इस भाई का नाम अभिनीत साहू है। बाय क्वालिफिकेशन में एक इंजीनियर हूँ, और वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी ड्यूसॉफ्ट, इंडिया की बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूसॉफ्ट के साथ आज मैं पिछले लगभग 10 सालों से ऊपर हो गया मुझे वर्कआउट करते हुए। बेसिकली मैं सतपुड़ा की घनी वादियों में बसे हुए छोटे शहर छिंदवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि इतनी आगे जाएंगे या फिर इतना कुछ करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी सोच थी बचपन में, जिस तरह से हर एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे की होती है, यार पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। तो पढ़ेंगे लिखेंगे और पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर जाएंगे तो एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, 10-15 हजार की, 20 हजार की। और एक बार 20 हजार की नौकरी मिल गई, एक बार 20 हजार कमाने लग गए, तो फिर तो किसी को नहीं पहचानेगा, और उसी नौकरी के साथ सरकारी लग जाएगा, तो फिर तो वारे न्यारे हो जाएंगे। और जितना मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज कुछ ज्यादा ही चलता है। अभी भी है, ऐसा नहीं है कि पहले बस था, अभी भी है। कई सारे लोग अभी सपना देखकर बैठे होंगे, सर एक बार मिल जाए तो बस फिर बताते हम हैं कौन। तो कुछ ऐसी सोच मेरी भी थी। मेरी फैमिली ने मेरा एक ड्रीम जगाया बचपन में, क्योंकि मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और होता है कि जनरली तो लगभग हर व्यक्ति आज गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहा है, या फिर कुछ इसके अलावा, गवर्नमेंट जॉब के अलावा अगर कुछ करने की बात करें तो फिर वो इंजीनियर और डॉक्टर की सोचता है आदमी। मतलब हर परिवार, या तो मतलब ये 3 चीजें ही हैं जो एक परिवार चाहता है अपने बच्चे से, या तो बच्चा मेरा सरकारी नौकरी में लग जाए, फिर भले चपरासी ही लगे, पर सरकारी हो तो लग जाए तो अच्छा है, या दूसरी चीज है लड़का इंजीनियर है, डॉक्टर बन जाए। ये सोच ज्यादातर परिवारों की होती है अपने बच्चे के लिए, चाहे वो परिवार किसी भी तरह का हो, मध्यम वर्गीय हो, निम्न वर्गीय हो, ठीक है, हाई क्लास यानी कि बहुत उच्च वर्गीय हो। ज्यादातर परिवारों की ऐसी सोच होती है। लेकिन जब उसी परिवार के साथ एक माहौल मिल जाता है, तो उस माहौल की वजह से भी एडवांटेज मिलता है। मतलब हमने ज्यादातर आज तक जो देखा जनरेशंस में, कि सुनार का बेटा सुनार, किराने वाले का बेटा किराना वाला, खेती बाड़ी वाले का बेटा खेती बाड़ी करता है, और कुछ ऐसे ही जनरेशन चली आ रही। ठीक है, तो एक ये एडवांटेज मेरे साथ एक्स्ट्रा थी, बिकॉज
मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और सरकारी नौकर होने की वजह से, सरकारी नौकरी में होने की वजह से बचपन से वो मुझे गाइड करते थे कि बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी करो। और जब मैं अपने फादर से मिलने के लिए उनके ऑफिस जाया करता था, वो एक सीनियर अकाउंटेंट है कलेक्ट्रेट के अंदर, तो जब मैं उनसे मिलने जाया करता था तो वो जो माहौल मिलता था मुझे, तो वहां मैं देखता था कि एक डिपार्टमेंटल ऑफिसर, एक सिविल सेक्टर के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी होता है, उसकी पावर, उसकी पोजीशन क्या होती है, उसको फैसिलिटीज कैसे दी जाती है, और वही चीज अचानक से एक दिमाग में बैठ गई कि यार कुछ भी हो जाए सिविल सेक्टर में जाना है। और ये सपना पहली बार मैंने अपना सेट किया जब मैं 10th क्लास कंप्लीट कर रहा था, और मैं पास होने के बाद हम मिठाई वगैरह खिलाने के लिए जाते हैं अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, तो मैं भी मीठे का एक डिब्बा लेकर मेरे फादर के पास ऑफिस गया, और मेरे फादर ने कहा कि पहले आप साहब को खिलाइए। और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो असिस्टेंट कमिश्नर थे हमारे उस समय ट्राइबल डिपार्टमेंट के, ठीक है, तो उनको मैंने मिठाई खिलाई, और वहां से मेरा एकदम सपने को थोड़ा सा बल मिला। उन्होंने गाइड किया कि बेटा आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए और इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी होगी और आप आगे जाएंगे, ठीक है। और 10th क्लास में उतना समझता नहीं था, लेकिन एक चीज दिमाग में बैठ गई कि करना तो यही है। भले ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा, उस समय गूगल वगैरह तो इतना था नहीं जितना आज है, मतलब आज तो बहुत आसान है गूगल वगैरह करना, लेकिन उस समय इतना आसान नहीं था। तो कोई आइडियाज देने वाला नहीं था, कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं था, बस एक ड्रीम बन गया, एक सपना बन गया। और मैंने अपना 10th कंप्लीट करने के बाद +1 और +2 किया, और +1 +2 मैथ साइंस से करने के बाद जैसे ही मेरा +2 कंप्लीट हुआ, मेरे फादर ने मुझे गाइड किया कि बेटा जिंदगी में एक ऑप्शन लेकर चलना बहुत जरूरी है। हमारा परिवार हमें ये बात गाइड करता है, लेकिन वो गाइड करने के बाद खुद भूल जाता है कई बार। तो मेरे पापा ने मुझे गाइड किया कि बेटा ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी आप कर रहे हो, सिविल सेक्टर में जाना चाहिए, लेकिन आज का जो ट्रेंड है, आज का जो मार्केट है, वो कंपटीशन भरा है। और ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इतना कंपटीशन है। सबसे ज्यादा अगर कंपटीशन कोई दे रहा है तो आई थिंक बिहार वाले ही देते हैं, पूरे इंडिया को, फिर यूपी वाले देते हैं। तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और दोस्तों सेमिनार पे ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने कहा लाइव सेशन चल रहा है, दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। और ये ही सेमिनार है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक ऐसे ही सेमिनार ने मेरी जिंदगी बदली थी, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं आता हूँ अपनी बात में आगे कि जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी, तो +2 कंप्लीट करने के बाद फादर ने गाइड किया कि यार तुम्हें ना इंजीनियरिंग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर नौकरी नहीं लग पाई, मान लो एज ए एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर आपका सिविल सेक्टर में जॉब नहीं लग पाता है, तो एक ऑप्शन होना चाहिए। और इंजीनियरिंग का क्रेज उस समय मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा था। तो मेरे फादर ने मुझे इंजीनियरिंग करने के लिए भोपाल भेजा थ्रू द गाइडलाइन ऑफ सम मंथ्स की, कुछ लोगों की गाइडलाइन में हमने, जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की, मैं पहुंच गया भोपाल। मन में कई सारे सपने और एक उम्मीद लेकर कि यार बस इंजीनियर बनना है, और एक बार इंजीनियर बन जाएंगे तो 20-25 हजार की नौकरी होगी, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, सिविल सेक्टर के लिए तैयारी करेंगे। नहीं हो पाया तो एज ए इंजीनियर 20-25 हजार तो आ ही जाएगा, एक प्रोफेशनल फील्ड में हम बैठे हैं, और लाखों रुपए खर्च कर रहे थे हम उस समय। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे महीने, 2 महीने, 3 महीने गुजरते गए ना, तो कुछ सच्चाई दुनिया की आंखों के सामने आने लग गई। कई सारे लोग इस सच्चाई को देखने के बावजूद भी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन आपकी आंखें बंद कर लेने से बाहर अंधेरा नहीं हो जाएगा। बाहर अगर रोशनी है तो रोशनी तो रहेगी, सूरज निकला हुआ है तो सूरज तो निकला हुआ रहेगा। कुछ ऐसा ही मेरे सामने हुआ कि मेरी आंखों के सामने आया, लेकिन मैंने आंखें बंद करने की बजाय उन चीजों को समझना पसंद किया। क्या चीजें समझा मैं, वो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप में से कोई बच्चा है जो 10वीं में होगा, कोई 11 में होगा, कोई 12 में होगा, कोई फर्स्ट ईयर में होगा, कोई सेकंड ईयर में होगा, किसी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा होगा। लेकिन जैसे ही आप महीने, 2 महीने, 3 महीने अपने सेक्टर के अंदर बिताते हैं, तो आपको पता चलता है कि हम अकेले नहीं है जो 10वीं कर रहे हैं, हम अकेले नहीं है जो 11 या 12 कर रहे हैं, हम अकेले नहीं है जो कॉलेज कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी पीपल, जो बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट के अंदर हमसे भी बेहतर है, हमसे भी अच्छा पढ़ते हैं, हमसे भी अच्छे नंबर लेकर आते हैं, और उनके साथ हमें कॉम्पीट करना है। क्योंकि जब मैं भोपाल शहर में पढ़ाई कर रहा था, जब मैंने अपने कैपिटल से यानी कि राजधानी भोपाल में मैंने इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया, तो मैं देख रहा था कि मैं अपने क्षेत्र से आया हुआ हूँ, मैं अपने बैच का तो शायद टॉप स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन भैया वैसे तो अपने बैच का टॉप स्टूडेंट नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मुझसे भी ज्यादा पढ़ने वाले और पूरे मध्य प्रदेश और इवन ऑल ओवर इंडिया के, बिहार से हमारे साथ काफी अच्छे अच्छे दोस्त थे, राहुल जी अपने बैच के टॉपर थे, देव सर अपने बैच के टॉपर थे। तो मैं देख रहा था यार कि टक्कर ऐसी गजब की मिल रही है, और इतनी सब टक्कर मिलने के बावजूद, इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी एक बंदा क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग में करने के बाद 10,000 रुपए की नौकरी का मोहताज है। अब ये चीज थोड़ा पैनिक सिचुएशन थी, आप भी देख रहे होंगे, किसी ने बीएससी, किसी ने बीकॉम, किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी है, और उसके बाद वो मार्केट में बेरोजगार घूम रहा है। और आर्ट्स वाले को तो लोग ऐसी हीन भावना से देखते हैं ना कि क्या बता दूं मैं, बेचारा किसी ने अगर आर्ट्स ले रखा हो और बीए एमए कर रखा हो, तो उसको तो लोग ऐसे हीन भावना से देखते हैं कि भैया आप क्या बता दें। तो मेरे को भी ये दिख रहा था कि यार मैं अगर कंप्लीट कर भी लेता हूँ तो उसके बाद मेरे करियर का क्या, ठीक है, क्योंकि परिवार ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी है और खुद को भी बड़ी उम्मीदें थी, एक बार क्वालिफिकेशन होगा तो बहुत आगे जाएंगे। परिवार भी उम्मीदें लगाकर बैठा, क्योंकि घर में इकलौते थे, तो परिवार ने उम्मीदें लगा के रखा कि भाई अच्छा बुरा जो है यही है, ठीक है, घर की दुनिया को डुबाना चाहे उबारना इसी के हाथ में। तो अब जब आपके साथ परिवार की उम्मीदें बड़ी बड़ी हो जाती है ना, तो आपके ऊपर प्रेशर होता है। मेरे ऊपर भी एक प्रेशर था
और मैं ऊपर वाले से डेली दुआ करता था कि हे ऊपर वाले मुझे कोई मौका दे, कोई मौका दे, मुझे कोई मौका दे, मैं जिंदगी में बहुत कुछ करूंगा, मैं बहुत आगे बढ़ूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं दिन रात एक कर दूंगा। और कहते हैं कि दिल से की गई दुआ कबूल होती है, लेकिन ये मुश्किल की बात है, मुश्किल से होती है। और ऊपर वाले ने दुआ कबूल की और वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग और इंडिया की बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूसॉफ्ट मेरे सामने आई थ्रू माय ग्रेट सीनियर, टू माय ग्रेट पार्टनर आवर ग्रेट अप्लाइड मिस्टर प्रमोद सिंह, और उन्होंने मुझे इस ग्रेट कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया और राहुल जी ने मुझे इसके बारे में समझाया। और जब ये दोनों ही दोस्त मुझे इसके बारे में समझा रहे थे तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड था काम को समझने के लिए, लेकिन एक्साइटमेंट बस से काम नहीं चलता क्योंकि काम समझ में आया ही नहीं, ठीक है। तो वो मेरे लिए क्योंकि स्ट्रेस थी, भाई पहली बार जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुन रहे थे, पहली बार जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुन रहे थे, बड़ा अजीब सा लग रहा था कि यार ये कैसा काम है। आज तक तो काम सुन रखा था कि जहाँ पे कमाई मिलती है यहाँ तो पैसा लगाना है, फिर उसके बाद काम सुन रखा था कि भैया कुछ हमने पढ़ाई करनी होती है, यहाँ कुछ पढ़ना भी नहीं है। अब मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था कि यार ये है किस तरह का काम, लेकिन उस कंफ्यूजन के बावजूद भी मैं डिसीजन ले रहा था कि मुझे शुरू करना है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ जो लोग मुझे बता रहे थे वो मुझसे बेहतर थे, पढ़ने में मुझसे बेहतर थे, तेज तर्राट मुझसे ज्यादा थे और वो भी कर रहे थे। तो मुझे लगा कि यार मुझे डिसीजन लेना चाहिए और मैंने वहां से डिसीजन लिया कि यार मुझे शुरू करना है। बाहर जाकर मैंने सर से कहा कि सर मुझे शुरू करना, और मैंने फॉर्म भर दिया। लेकिन जैसे ही मैं वहां से अपने घर पहुंचा और जब इंतजाम की बारी आई, क्योंकि जब ड्यूसॉफ्ट का एक आप प्रोजेक्ट देखते हैं, प्लान देखते हैं, तो मैंने देखा है सबको एजुकेशन पसंद आती है, कोर्सेज पसंद आते हैं, व्यापार भी पसंद आता है, वैकल्पिक व्यापार पसंद आता है, हर चीज पसंद आती है, लेकिन एक जगह जाकर सारे के सारे लोग रुक जाते हैं, वो है 10,000 रुपए। कि जैसी ही बात 10,000 की आई, आई वॉज द स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था, घर से लिमिटेड पॉकेट मनी आती थी, हर महीने की पॉकेट मनी 25-28 तारीख को खत्म हो जाती थी, लास्ट के 5-10 दिन बड़े बुरे गुजरते थे, ठीक है। समझ ना मेरी बात को, शायद आप लोग भी इस दौर से गुजरे होंगे, और नहीं गुजरे होंगे तो कभी पढ़ने जाएंगे आप बाहर तो गुजरेंगे। स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है, 10-10 रुपए बचाना, 5-5 रुपए बचाना, हर जगह 1 रुपए 2 रुपए के लिए बार्गेनिंग करना, ये आदत में था। तो 10,000 रुपए उस समय बहुत बड़ी रकम लग रही थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि किया कैसे जाए। और परिवार से जब मांगने की बारी आ रही थी तो दिमाग में एक सवाल उठ रहा था, यार लाखों रुपए वो वैसे भी लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब मेरे पिताजी की जितनी मंथली सैलरी थी उस समय में 2009 में, उससे ज्यादा पैसा, यानी कि उनके पूरे सालों की सेविंग, पूरे जिंदगी की सेविंग वो मेरी पढ़ाई पे लगा रहे थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना पैसा वो वैसे ही मेरी पढ़ाई पे लगा रहे हैं, ऊपर से हर महीने का पॉकेट मनी भेज रहे हैं, और उसके ऊपर से 10,000 कैसे मांग लूं घर से, मुझे डर लग रहा था। और दूसरी बात, परिवारों ने ना एक बात समझा के भेजी थी, हम में से ज्यादातर परिवार समझाते हैं, अगर आप में से कोई फैमिली मेंबर बैठा होगा तो उस बड़े बुजुर्ग को मैं प्रणाम करना चाहूंगा, उसके पैर छूना चाहूंगा और उनसे एक बात करना चाहूंगा, क्योंकि वो भी यही बात समझाते हैं कि बेटा अभी पढ़ने गए हो तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, बाकी कहीं दिमाग मत लगाना। और मेरे पिताजी ने मुझे यही बात सिखाई कि बेटा पढ़ने गया है भोपाल तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, कहीं और दिमाग लगाना नहीं है। तो दिमाग में यही आ रहा था कि अगर मैंने ड्यूसॉफ्ट को लेकर पापा से चर्चा की तो वो साफ शब्दों में मना कर देंगे, ठीक है। अब मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं कैसे बात करूं, लेकिन फिर भी मैं ड्यूसॉफ्ट करना चाहता था। और मैंने उसी चक्कर में अपने बड़े भाई से बात की, और जैसे ही मैंने अपने बड़े भाई से बात की तो मेरा ड्यूसॉफ्ट का करियर शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं। ही वाज इन फाइनल ईयर, वो फाइनल ईयर में थे, मैं उस समय फर्स्ट ईयर में था। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये सब चीजों पढ़ने की जरूरत नहीं, हमने ऐसा बहुत देखा है, फलाना ठिकाना, उन्होंने 4-6 बातें की मुझसे, और मेरा ड्यूसॉफ्ट का करियर शुरू होने के पहले ही उन्होंने खत्म। और मैंने डिसीजन ले लिया कि यार अब तो नहीं करना है, एक तो पैसा भी नहीं है, ऊपर से भैया भी मना कर रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए। लेकिन किस्मत का मैं बड़ा बुलंद हूँ, इस मामले में मानता हूँ, ठीक है। किस्मत का कैसे बुलंद हूँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कई लोग अपनी किस्मत को बड़ा पूछते हैं कि सर शायद आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही इसलिए आप यहाँ पहुंच गए, और शायद हमारी किस्मत अच्छी नहीं रही इसलिए हम यहाँ नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल सही सोचते हो आप, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरी किस्मत कैसे अच्छी थी ये आपको जानने की जरूरत है। मेरी किस्मत ऐसे अच्छी थी कि जिस व्यक्ति ने मुझे ड्यूसॉफ्ट के बारे में समझाया, यानी कि राहुल कुमार एंड प्रमोद सिंह, मैं उनसे भाग नहीं पाया, ठीक है। मैं सोच रहा था कि मैं उनसे किस तरह से कटूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इनके साथ मैं मिलूंगा तो मेरा पैसा चला जाएगा, ठीक है। लेकिन किस्मत बोले कि भाई अब ये मेरे क्लासमेट्स थे, तब साथ में पढ़ते थे, तो भैया दूसरे दिन कॉलेज में मुलाकात हो गई, और कॉलेज में मुलाकात हो गई तो कैंटीन में चाय पीते पीते बैठा लिया इन्होंने, और बैठाकर बात हो गई कि यार अभी तुम शुरू करने वाले थे, कल तुमने डिसीजन ले लिया था, तो एडमिशन की फीस कैसा क्या दे रहे हो। तो मैं बोला यार मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है, और मैंने 2-4 बातें करके उन्हें करने की कोशिश की, और कुछ बातें उन लोगों ने मेरे साथ की जो मैं आपके साथ हाईलाइट करना चाहूंगा, जो चीजें ड्यूसॉफ्ट देती है, जिसकी वजह से मैंने उसी दिन डिसीजन ले लिया कि मुझे ड्यूसॉफ्ट करना है, और उसके बाद पार्ट भी कर लिया, फीस भी एडजस्ट कर ली, और आज उसी को करते करते मैं कहां तक पहुंचा ये चीज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपने 10 साल का एक्सपीरियंस आने वाले 15-20 मिनट के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों उन्होंने मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज डिस्कस की कि आज इंडिया की सबसे बड़ी डिमांड क्या है। आज इंडिया के अंदर एक आंकड़ा है जो शिक्षा विभाग ने दिया है कि इंडिया में लगभग 83% स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयबल है, यानी कि जो रोजगार के काबिल ही नहीं है, जिन्हें सही मायने में कोई नौकरी दी ही नहीं जा सकती, ठीक है। क्यों नहीं है वो लोग? क्योंकि उनके पास एजुकेशन तो है, उन्होंने कोर्सेज तो कर रखे हैं, लेकिन उन कोर्सेज का कोई वैल्यू नहीं है।
यार एक बात आप अंडरस्टैंड करने वाली बात है, आप मोबाइल फोन से, आप ही सारे लोग यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्ट हैं, या तो कोई स्मार्टफोन से कनेक्ट होगा या तो कोई लैपटॉप से कनेक्ट होगा। यार आपके स्मार्टफोन के ऊपर जो ऐप आप चलाते हो, हर दूसरे 5वें दिन वो भी अपडेट मांगने लग जाता है। और अगर आप वो 10 दिन या 20 दिन या मान लीजिए 6 महीने से आपने किसी एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया, ऑटोमेटिकली वो उस तरीके से काम नहीं करता, ठीक है। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आपको उस एप्लीकेशन को भी अपडेट करना पड़ता है। और अगर वो अपडेटेड एप्लीकेशन यार 2 महीने या 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद तो आपको अपना सेलफोन पुराना लगने लग जाता है। और ऐसे टाइम पे जहां पूरी दुनिया इतनी तेजी से अपडेट हो रही है, वहां अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो बाबा आदम के जमाने की एजुकेशन है हमारी। a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन रियल लाइफ में इसका क्या इस्तेमाल है शायद ही किसी को पता हो, मुझे तो नहीं पता, ठीक है, कि इसका सही मायने में क्या इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, गलती से अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab बोल दो तो 4 लोग ये बोलने वाले जरूर आ जाएंगे रट्टू तोता, जो बोलेंगे कि 2ab होता है 3ab नहीं होता है, ठीक है। ये बात बोलने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रियल लाइफ में क्या इस्तेमाल है नहीं पता, ठीक है। हमने इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ रखी है हिस्ट्री की, लेकिन आप मुझे बताओ आज की डेट में गूगल का जमाना है, आप हिस्ट्री के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो जितनी चीजें उन किताबों में भी नहीं मिली वो चीज आप गूगल कर सकते हो। हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि आपको अपने इतिहास की जानकारी नहीं होना चाहिए, थोड़ी जानकारी आप सारे लोगों को होना चाहिए, हमें भी होनी चाहिए, ठीक है। बट उसका मतलब ये नहीं कि इतना रट्टू तो। और 99% अगर हम देखें अपने इंडिया के अंदर तो एक एजुकेशन सिस्टम चल आ रहा है जो 18 सेंचुरी में लेके आया था, 1835 1835 में जो फॉरेन से जो अंग्रेज हमारे यहाँ राज करते थे उन्होंने लेकर आया था। और सिर्फ एक ही चीज की खातिर वो लोग लेकर आए थे, क्योंकि इंडिया के अंदर जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के अंदर एक ही था, इंडिया के हर पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना, क्योंकि हम हिंदी बोलते थे और वो लोग इंग्लिश बोलते थे, ठीक है। और दूसरी चीज वो चाहते थे कि वो इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा नौकर पैदा करे जो उनके पास काम कर सके, क्योंकि उनके पास वर्कर्स की कमी थी। तो वही उसके लिए उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम लेकर आया, उन्होंने बेंचेस लगवाई और उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये चीजें डाली। और वही एजुकेशन धड़ल्ले से वो 1835 1835 का एजुकेशन आज भी चला आ रहा है, ठीक है। आज भी वो आउटडेटेड एजुकेशन के साथ हम चल रहे हैं। और सही मायने में आप उठाकर देखें तो जितने भी लोग आज इंडिया में टॉप में हैं, मैं किसी की भी बात कर लूं, आप अपने आसपास देख सकते हैं, कोई सिविल सेक्टर में टॉप पे होगा। बिहार में सबसे ज्यादा अगर क्रेज की चीज का चलता है तो सिविल सेक्टर का चलता है। आप सिविल सेक्टर के अंदर उठाकर देख लीजिए, आप एक्टिंग फील्ड में उठाकर देख लीजिए, आप डांसिंग फील्ड के अंदर उठाकर देख लीजिए, ठीक है। इवन वर्ल्ड में अभी एक बहुत अच्छी अभी रियल मूवी बनी सुपर 30, ठीक है, जिसके अंदर कुमार आनंद या किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताया, मुझे अच्छे से याद नहीं है उनका नाम, ठीक है, वो भी बिहार से बिलोंग करते हैं। इनमें से किसी को भी आप उठाकर देख लीजिए, इनमें से किसी के भी डेवलपमेंट में या इतने बड़े नाम में या इतना पैसा कमाने में उनकी जो स्कूल या कॉलेज की एजुकेशन है उसका हाथ तो ना के बराबर ही होगा, ठीक है। यार थोड़ा बहुत होगा 10-20%, लेकिन हम अपनी लाइफ का 50% हिस्सा लगभग ऐसे ही एजुकेशन में निकाल देते हैं जिसका मार्केट में आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुकी है, ठीक है। और वहां पर हमें एजुकेशन चाहिए तो कौन सा एजुकेशन चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए स्किल्स का, ठीक है। आज आप सब जानते हैं कि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो पूरे इंडिया में बोली जाती है, पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। आपको किसी के साथ भी कम्युनिकेट करना है, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इंग्लिश आज एक इंप्रेशन का विषय भी बन गया है कि यहीं पे मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हेलो सर, मेरा नाम अभिनीश साहू है, और वहीं मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, दिस इज अभिनीश इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपके ऊपर अपने आप ही एक अजीब सा इंप्रेशन पड़ जाता है। मतलब आप एक रॉयल लाइफ, एक लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड वाले या फिर एजुकेटेड होने लग जाते हैं। इंग्लिश आज इतनी भयंकर यूनिवर्सल लैंग्वेज हो चुकी है हमारे इंडिया के अंदर, इतना क्रेज है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आपका कम्युनिकेशन, आपके बातचीत का तरीका, आपका ड्रेसिंग सेंस, मतलब इंडिया के अंदर तो मैं ये बात मानता हूँ कि आपके कपड़ों के हिसाब से माना जाता है, आपके पहनावे के हिसाब से माना जाता है, और आपकी बोलचाल के हिसाब से माना जाता है कि आप कितने लायक और कितने लायक नहीं, ठीक है। डिग्री, आपका डिप्लोमा सिर्फ एक ही चीज आपके लिए काम करेगा कि आपको किसी भी फॉर्म भरने, मतलब किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरने की आजादी आपको दे देगा, ना इससे 1% ज्यादा वैल्यू है ना 1% कम। ये बात आप सारे जानते हैं कि डिग्री होने के बाद आपको एक आजादी मिल जाती है, भरते रहो फॉर्म जब तक निकल रहे हैं, जब तक नहीं लग जाती आपकी नौकरी। हाँ, उसके आगे की जो सिचुएशन है, चाहे एंट्रेंस को क्वालिफाई करने की बात कर लें या जॉब लगने की बात कर लें, इंटरव्यूज देने की बात कर लें, वो सारा का सारा तो आपकी स्किल्स का खेल है कि आपका नॉलेज कितना है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कितना है, या आपके हार्ड स्किल्स कितने अच्छे हैं, सॉफ्ट स्किल्स आपके कितने अच्छे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इवन किसी कंपनी के अंदर भी अगर आप जॉब में लगते हैं तो सेम पोजीशन पे, सेम डेजिग्नेशन पे जब दो लोग जॉब करते हैं तो एक बंदा लगातार प्रमोट होते जाता है, दूसरा बंदा प्रमोट नहीं हो पाता, उसकी वजह भी सबसे बड़ी स्किल्स होती है। एक बंदे की जॉब चली जाती है, दूसरे बंदे की जॉब नहीं जा पाती है, उसकी वजह स्किल्स है, ठीक है। इवन इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब्स को अगर प्रेफर कर रहे हैं तो मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब को लेकर एक थिंकिंग होती है लोगों की कि यार एक बार लग जाएंगे ना तो उसके बाद निकालने वाला कोई नहीं है, एक काम नहीं भी करेंगे तो पैसा है। मतलब उन्हें अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है, उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि भैया मेरा स्किल इतना शार्प है कि मैं कुछ भी करूंगा तो पैसा लगातार आने वाला है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो पैसा आएगा कि, तो वो ऐसी सिक्योरिटी ढूंढ रहा है। मतलब ये थिंकिंग डेवलप की गई है उस एजुकेशन के द्वारा, जो एजुकेशन अंग्रेज लेकर आए थे हमें नौकर बनाने के लिए, वही एजुकेशन चली आ रही है।
अब उस एजुकेशन सिस्टम को अगर हमें बेटर करना है और अगर वो चीजें सीखनी है तो आप भी जानते हो वो चीजें आपको आईआईटीज में कुछ मिल जाएंगी, आईआईएम्स में कुछ मिल जाएगी, इवन इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस दे देंगे आपको, बड़े स्कूल्स दे देंगे। मतलब मैं शुद्ध हिंदी में अगर आपसे बोलूं, आप इस बात को मार्केट में सर्वे कर लेना, सर्च कर लेना कि किंडरगार्टन ट्रेनिंग यानी कि KG1 का प्ले स्कूल के बच्चे को भी जो एजुकेशन आज की डेट में दी जा रही है ना, वो हमारे कॉलेज के बीएससी के बच्चे के एजुकेशन से अच्छी है जो गवर्नमेंट कॉलेज में दी जा रही है। यह आज के मार्केट की कंडीशन है। ठीक है, तो फीस में भी फर्क है कि उस किंडरगार्टन ट्रेनिंग के बच्चे को प्ले स्कूल के बच्चे को 30,000 रुपए फीस देनी पड़ती है, और जब हम सरकारी कॉलेज में जाते हैं BA BSc करने के लिए तो फ्री में कर लेते हैं, स्कॉलरशिप बेस में कर लेते हैं, या 2-4-5 हज़ार में हो जाता है। तो भैया जैसा लगाएंगे वैसा मिलेगा। बड़े बुजुर्ग कह गए कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। अब वो दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि महंगा है वो। ठीक है, उस तरह का एजुकेशन चाहिए, उस तरह का स्किल चाहिए, उस चीजें सीखनी है तो आपको पैसा बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। और हम में से ज्यादातर लोग इस तरह के परिवार से हैं, मतलब इस लॉकडाउन ने तो लोगों को आटे दाल का भाव और बेहतर तरीके से बता दिया होगा। और बिहार में तो सिचुएशन में जितना देख पा रहा हूँ न्यूज़ में और ज्यादा खराब है, क्योंकि आप लोग बाढ़ से अलग परेशान है, बारिश अलग हो रही है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और ये किसकी वजह से हो रहा है? ये सब हमारी एजुकेशन सिस्टम की वजह से हो रहा है। ये सब कुछ हम एक सही अपॉर्चुनिटी, एक सही मौके की तरफ नहीं जा रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। आप समझिए इस बात को। आधे से ज्यादा बिहार या आधा बिहार बोलते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर बसता है, कोई मजदूरी करने जाता है, कोई किसानी करने जाता है, सबसे ज्यादा स्किल्स अगर किसी के बेटर है तो वो बिहार वालों के हैं। और उन स्किल्स की वजह से कोई कारपेंटर का काम कर रहा है इंडिया में, कोई कहीं किसी चीज का काम कर रहा है। लेकिन एक गौर करने वाली बात है, 10-10 साल से इतनी मेहनत करने के बावजूद वो 2 महीने या 3 महीने का राशन और पानी नहीं जुटा पाए। 3 महीने का राशन नहीं था उनके पास खाने के लिए, 3 महीने का किराया नहीं था उनके पास देने के लिए। 10 साल से वो सर्व कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कोई गवर्नमेंट के ठेके चलते हैं उसमें भी काम करते हैं, रोडवेज कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो भी तो गवर्नमेंट का काम हुआ। वहां से आपको 3 महीने के लिए आप राशन नहीं जुटा पाए 10 साल से काम करने के बावजूद। इवन मैं उनसे भी सवाल करना चाहूंगा जिन कंपनीज के लिए आप 10 साल से काम कर रहे हो, जिनको आप सर्व कर रहे थे कि नहीं सर मेरा महीने का फिक्स सैलरी है और मेरे को ना फिक्स चाहिए, अभी तुरंत का चाहिए। तो मेरे को एक चीज उसमें पूछनी है आप लोगों से, मुझे एक चीज पूछनी है कि इतने साल लगाने के बावजूद 10 साल आपने उसको सर्व किया, 10 साल में आप उस कंपनी को जीरो से टॉप पे लेकर आ गए, हजारों करोड़ की कंपनी हो गई, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट चलते हैं जो उन्हें मिल रहे हैं, वो 3 महीने के लिए आपको बिठाकर नहीं खिला पाए। क्या मतलब निकला इतनी मेहनत करने में? मतलब एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि जो बात मोदी साहब बार बार बोल रहे हैं, जो बात इंडिया के बड़े बड़े मोटिवेटर्स बोल रहे हैं, अब्दुल कलाम जी जो बात बोलते बोलते चले गए कि भैया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ो। इंडिया के अंदर एजुकेशन का सही मतलब, जब तक स्टूडेंट्स नौकरी पाना रखेंगे तब तक इंडिया में नौकरी पैदा होने वाले हैं, मालिक कभी पैदा नहीं होने वाले। और नौकर बनने की कोशिश करोगे तो नौकरी बन के रह जाओगे, मालिक कभी नहीं बनोगे। और ड्यू सॉफ्ट इसी चीज के लिए आपके लिए, मैं इसलिए ड्यूसॉफ्ट का इतना थैंक्स करता हूँ कि उस रोज मुझे यही बात समझ में आई कि अभिनीत अगर तू ड्यूसॉफ्ट में आता तो तू जिस तरह का शाय बंदा है, जिस तरह का शर्मीला है, जिस तरह से तू लोगों से बात नहीं कर पाता, लोगों से बैठ नहीं पाता, मार्केट का नॉलेज नहीं है तेरे पास, स्किल्स नहीं है तेरे पास, कंप्यूटर्स का तेरे पास अवेयरनेस नहीं है, इंग्लिश स्पोकन तेरी स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि एक हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ बंदा हूँ मैं, तो ये सारी चीजें तेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और ये चीजें स्ट्रॉन्ग होगी तो तू बहुत ऊपर तक जा सकता है। ये बात मुझे उस दिन समझ में आई और मुझे दिखाई दे रहा था कि यही चीजें लेने के लिए मुझे मार्केट में लाखों रुपए खर्च करने पड़ते। मतलब भोपाल के अंदर मैंने जब पता किया तो जो कैंपस की ट्रेनिंग करवाते थे, यानी कि स्किल डेवलपमेंट की कोचिंग या सीधी भाषा बोलूं तो बोलचाल की भाषा को स्ट्रॉन्ग कराते या इंटरव्यू देना सिखाते, वो सारे लोग लेते थे 20,000 से लेकर 60,000 के बीच, और 6 महीने 1 साल का कोर्स होता था। कंप्यूटर्स के लिए छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में जाओ तो 5-10 हजार रुपए मिनिमम उस समय लग जाते थे। ये 2009 की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर मैं इंग्लिश स्पोकन की बात करूं तो कहीं पे 1500 रुपए लगा के, कहीं 2000 लगा के, कहीं 3000 लगा के कई सारी कोचिंगों में पहले भी कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद नहीं सीख पा रहा था। तो मुझे दिखाई दिया कि यार इतने कम फीस के अंदर सिर्फ 10,000 के अंदर ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल रहा है, और ये वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन मेरे लिए भी काम आने वाला है, मेरी बहन के लिए भी काम आने वाला है, मेरे आने वाले परिवार के लिए भी काम आ सकता है। बार बार मुझे पैसा पे करना नहीं है, एक ही आईडी पासवर्ड के जरिए घर से बैठकर हम पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी उस समय कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारे साथ, क्योंकि आज की तरह 4G टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, लैपटॉप्स नहीं थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे, लेकिन फिर भी एक चीज दिखाई दी कि यार अपने लिए बेटर है। ठीक है, किसी भी टाइम पे मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, फीस एक ही बार लग रही है, लिमिटेड चीजें हैं, अपडेशन जो भी होगा मुझे आगे तक मिल जाएगा। और मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे ड्यूसॉफ्ट शुरू करना चाहिए। ठीक है, अब बात आई पैसे की जुगाड़ की, तो मैंने घर पे बात, ठीक है, हिम्मत करके घर पे बात की, सिंपल मैनर में घर वालों को कन्विंस किया कि पापा जी जहां लाखों रुपए मेरे ऊपर लगा रहे हो, उम्मीद आपकी सिर्फ एक है कि मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, लेकिन उस नौकरी के लिए इस डिग्री के अलावा मुझे कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे कि इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, जिस तरह से मुझे बोलचाल की भाषा एक इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी। तो जब मैंने उनके हिसाब से उन्हें समझाया तो उन्होंने मान लिया, क्योंकि मेरी फैमिली एजुकेटेड तो है, वेल एजुकेटेड है, लेकिन इंटरनेट और ऑनलाइन के बारे में उस समय उन्हें उतनी जानकारी नहीं थी, 2009, क्योंकि इस समय मेरे पिताजी के ऑफिस में भी कंप्यूटर्स नहीं लगे थे, टाइपराइटर के ऊपर ज्यादा काम होता था। तो मुझे पता था मैं इंटरनेट ऑनलाइन उन्हें समझाऊंगा कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कैसे होती है, क्या होती है। हालांकि अब तो आप शायद समझा सकते हैं, क्योंकि अभी पिछले 3 महीनों से 4 महीनों जब से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सारी चीजें बंद है, तो ऑनलाइन के जरिए ही पढ़ाई हो रही है।
तो अभी तो आपके लिए शायद ये बात अपने परिवार को समझाना आसान है, मेरे लिए उस समय मुश्किल था, तो मैंने समझाने की कोशिश भी नहीं की, समझा मैंने, डिसीजन मैंने लिया और उन्हें सिर्फ कन्विंस किया कि मुझे कुछ कोर्सेज करने हैं और उसके बेसिस पे मैंने 10,000 एडजस्ट किया और मेरी ड्यूसॉफ्ट की यात्रा शुरू हो गई। लेकिन होता है जब आपको समोसे के साथ चटनी मिलती है तो हमारी आदत होती है भैया थोड़ा सा और दे दो, ठीक है। तो बस वैसे ही कुछ हुआ कि जब पढ़ाई के साथ वैकल्पिक व्यापार मिला तो मुझे लगा कि यार व्यापार भी करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी तो है, मौका तो है, और उम्मीद अगर आपने कर लिया तो शायद बहुत आगे निकल जाओ। इतना आगे आ जाऊंगा ये तो मुझे उस समय नहीं था भरोसा, मैं आपको सीरियसली बताऊं। मैंने तो सिर्फ ये सोचा कि चलो कुछ एक्स्ट्रा इनकम अगर मुझे आ जाता है तो मेरा जो मंथली का पॉकेट मनी है वो एटलीस्ट चल जाएगा। जो घर से हर महीने मुझे 5,000 रुपए लेना पड़ता है रहने खाने के लिए, वो 5,000 का बर्डन शायद मैं पापा जी का कम कर दूं। और इस सोच के साथ मैंने ड्यूसॉफ्ट के साथ बिजनेस करना शुरू कर दिया। कुछ छोटे छोटे मार्केट के चैलेंजेस भी आए हमें, जो आते ही हर जगह। देखो यार, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ समस्या ना हो, ठीक है। इवन जो व्यक्ति घर में दिन रात आराम करता रहता है ना, उसको भी मुश्किल लगने लग जाता है, उसको भी प्रॉब्लम आती है जब लाइट चली जाती है और पंखा बंद हो जाता है। लेकिन उसे लगने लग जाता है यार पंखा बंद हो गया, मुझे पसीना आने लग गया। तो जब उसके साथ प्रॉब्लम आती है तो जो घर से बाहर निकलेगा उसको तो प्रॉब्लम आनी तय है। तो सेम एज इट इज था, जब मैंने काम करना शुरू किया तो मेरे साथ तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आई, जिसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज था इंडिया का, जो आज भी है और आप अपने आसपास फेस भी करते होंगे, जितने तरह के लोग उतने तरह के दिमाग, जितने तरह के दिमाग उतने तरह की सोच, जितने तरह की सोच उतनी तरह की बातें, और जितने तरह की बातें उतने तरह के कमेंट। आप जब ये पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हम करें या ना करें। जैसे कि मेरे भाई ने मेरा करियर ड्यूसॉफ्ट में शुरू होने के पहले खत्म कर दिया था, और आज मैं पलट कर देखता हूँ आफ्टर 10 इयर्स की, अगर 10 साल पहले मैंने अपनी भाई की सलाह के हिसाब से किया होता तो अभी मैं जिस जगह हूँ शायद मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता, ठीक है। हालांकि वो भी अच्छी जगह है, अभी प्रोफेसर है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं, पर मुझे जितना दिखता है कि उतना जितना सैलरी वो महीने में कमाते हैं उससे शायद ज्यादा पेमेंट मेरा लास्ट वीक का है, ठीक है। इतना मुझे दिखाई देता है जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट, एक डिसीजन की वजह से। हम करेंगे इस टॉपिक पे भी बात। तो मुझे समझ आया मुझे ड्यूसॉफ्ट शुरू करनी चाहिए और मैंने डिसीजन ले लिया और स्टार्टअप कर दिया। कुछ छोटे छोटे मार्केट के चैलेंज थे, चैलेंजेस कुछ भी नहीं थे, छोटे छोटे सवाल थे। कुछ लोग बोलते थे लोग आएंगे या नहीं, कुछ लोग बोलते थे तो बनेंगे या नहीं, कुछ लोगों ने बोला ये काम लंबा चलेगा या नहीं, कुछ लोगों ने बात की कि यार मार्केट में इस चीज का ट्रेंड नहीं है, आने वाले समय भी समय लगेगा इस चीज में, गांवों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं, और बहुत सारी बातें, ठीक है। लेकिन इन सारी जगहों पे हमने एक ही चीज बताई कि देखो दुनिया में काम वो किया जाता है जिसका भविष्य ब्राइट हो, जिस चीज का फ्यूचर ब्राइट हो। आज आप एजुकेशन के अंदर भी उस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा मेहनत करना पसंद करते हो जिसको अगर आप 5 साल करो तो उस सरकारी नौकरी में आपकी सैलरी ज्यादा मिलेगी, उस सरकारी नौकरी की ज्यादा तैयारी करते हो आप, जिसमें सिविल सेक्टर, आईएएस आईपीएस लोगों का पैशन होता है, लेकिन आपको पता है 15 दिन महीने भर में नहीं लगने वाला है, लेकिन तैयारी करोगे तो 5 साल में आप कॉम्पीट कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक आप करते हो, मतलब जो भी आप करने जाओगे वो 4-5 साल 6 साल देखकर चलते हो। और इंडिया के अंदर हम देख रहे थे लगातार बदलाव आ रहा था, इंटरनेट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, क्रेज बढ़ते जा रहा था, जो काउंसलिंग हमारी ऑफलाइन होती थी वो ऑनलाइन हो चुकी थी, सारी की सारी चीजें इंटरनेट पे आ रही थी। एग्जाम फॉर्म्स हमारे जो पहले ऑफलाइन सबमिट होते थे वो ऑनलाइन सबमिट होने लग गए थे, और कहा जा रहा था कि एग्जाम्स भी अब धीरे धीरे ऑनलाइन होंगे। और पिछले अगर मैं 10 सालों के अंदर देखूं तो ये सारी चीजें हो रही। यू नो वेरी वेल कि आप सारे लोग स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर सारे के सारे फॉर्म्स ऑनलाइन भरते हैं। ऑनलाइन पेमेंट हमारी हैबिट बन चुका है। ई कॉमर्स के जरिए हम शॉपिंग करते हैं, चाहे वो amazon.com हो, चाहे flipkart.com हो, या फिर और भी ढेर सारी वेबसाइट चलती है, ठीक है। इवन अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी की डेट में, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी इंटरनेट कनेक्टिविटी और जूम ऐप का कमाल है, जिसके जरिए मैं भी घर पे हूँ, आप भी घर पे हो, सेफ और सिक्योर रहकर यहाँ हम लगभग 1,500 से 2,000 लोगों को सामने से डिस्कस कर रहे हैं, या सामने से लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमें पता चला था कि डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा, और ड्यूसॉफ्ट कहीं ना कहीं उसी डिजिटल एजुकेशन को आप तक पहुंचा रहा है, और इसमें सबसे पुराना और सबसे बड़ा है ड्यूसॉफ्ट। तो कहीं ना कहीं इस चीज को करना चाहिए, और बस यही बात हमने लोगों को समझानी शुरू कर दी, लोग ऐसा गाइड करना शुरू कर दिया। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोगों ने कमेंट मारा, कुछ लोगों ने बात समझी, कुछ लोगों ने अपोज किया, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, और करते करते यात्रा शुरू हो गई। लोग बातें करते थे, 2 लोग आए तो बताना, 4 लोग आए तो बताना, कुछ लोग बोलते थे 2,000 आ जाए तो बताना, 4,000 आए तो बताना, 10,000 जब तुमने लगाया हुआ है तो 10,000 निकल जाए तो बताना, 6 महीने और करके बता दे फिर बताना। और दोस्तों मुझे बताते हुए खुशी होती है कि 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, ठीक है, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, बल्कि 10 साल से कंटिन्यूअसली एक ही सिस्टम, एक ही इंडस्ट्री के साथ, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ड्यूसॉफ्ट के साथ मैं टिका हुआ काम कर रहा हूँ। और 10 साल एक ही इंडस्ट्री को देना, मतलब इससे आप ये चीज रियलाइज कर सकते हो कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, अदरवाइज 10 साल मैंने नहीं दिए होते। लोग बात करते थे 2 लोगों की, 4 लोगों की, 6 लोगों की, 8 लोगों की, 2, 4, 8, 10, 20, 25, 50 नहीं, इस ड्यूसॉफ्ट के साथ 12,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क आज मैं लीड कर रहा हूँ। लोग बात करते 2,000 कमा ले तो बताना, 4,000 कमा ले तो बताना, 10,000 कमा ले तो बताना, 2, 4, 10, 20, 25, 50,000 नहीं, इसी ड्यूसॉफ्ट के जरिए मैं लगभग 60 लाख रुपए से ऊपर कमाकर आपके साथ यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इसी ड्यूसॉफ्ट की वजह से मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करते करते 10 से 15,000 रुपए इनकम अचीव की। 10-15,000 को ज्यादा इनकम नहीं होती है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बोलूंगा कि एक वेल क्वालिफाइड ग्रेजुएट बंदे के लिए, जहां वो दुनिया भर की नौकरी अप्लाई कर रहा है और उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही, 10,000 रुपए बहुत होता है, जिसमें उसे घर वालों की उम्मीद से ये नहीं बोलना पड़ता है कि नहीं यार तुमने पढ़ा दिया अभी और पैसा दो। वो मैं अचीव कर रहा था।
अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब मैं मास्टर्स में गया तो मास्टर्स कंप्लीट करते करते मेरे पास अपनी कमाई की दूसरी बाइक आ चुकी थी। मैं अपनी कमाई की दूसरी बाइक से कॉलेज जाता था। अपने मास्टर्स को ड्रॉप करते टाइम मैंने एमबीए ड्रॉप किया हुआ है, मैं एमबीए ड्रॉपर। मेरे पास एमबीए की डिग्री नहीं है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो मैंने एमबीए ड्रॉप करने के 1 साल के अंदर ही इसी ड्यूसॉफ्ट के जरिए 15 जून 2016 मैंने अपनी खुद की कमाई से 10.5 लाख की फोर्ड इको स्पोर्ट ले लिया था, ठीक है, जिसकी फोटो आपने पहले लाइफस्टाइल में देखी होगी जो सर ने आपको दिखाई। इसी ड्यूसॉफ्ट के जरिए 2017 में मेरी पहली कैप अचीव हुई। 1.5 लाख रुपए जो सप्ताह का हम लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, कई बार लोगों को भरोसा नहीं होता, लोग बोलते हैं सर इतना कभी आया है, किसी को आया है? तो दोस्तों वो भी मैंने हिट किया, एक नहीं दो बार मैंने कैप लगाई, दो बार हमने 1.5 लाख रुपए सप्ताह कमाया। इसी ड्यूसॉफ्ट के जरिए 2017 में पहली बार विदेश जाने का मौका मिला। और विदेश जाने की फीलिंग एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे के लिए, एक लो क्लास फैमिली के बंदे के लिए, जिसने बचपन में अपने घर के ऊपर से किसी हेलीकॉप्टर को गुजरते हुए देखा हो, आपने लालू जी का देखा हो या मैंने कमलनाथ जी का देखा हो, हमारे मन में एक सपना आता है और हम उसे तब तक देखते हैं जब तक वो कोई आंखों से ओझल नहीं हो जाता। और हम परिवार के सामने जब उस बात को रखते हैं तो परिवार वाले बोलते हैं हम टाटा बिरला नहीं है बेटा, ज्यादा ऊंचे सपने मत देख, औंधे मुंह गिर जाएगा। और वो साफ साफ मुझे बोल देते थे कि बाहर तेरी साइकिल रखी हुई है, जा चेन चढ़ा ले उसकी और चुपचाप चलाना शुरू कर दे। उस सिचुएशन से निकलकर इसी ड्यूसॉफ्ट की बदौलत जब मैं पहली बार फ्लाइट में चढ़ रहा था, मुझे आज भी याद है वो फीलिंग कि उस समय मैं क्या फील कर रहा था। मतलब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मैंने नागपुर एयरपोर्ट के अंदर मेरी डोमेस्टिक फ्लाइट थी बॉम्बे तक की, मैंने नागपुर एयरपोर्ट के ऊपर फोटोज ली अंदर एंटर होते टाइम, जब टिकट दिखाकर हम एंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें बोर्डिंग करनी होती है, तो वहां पर हमें अपने लगेज चेक इन करवाना होता है, यानी कि लगेज देना होता है। लगेज चेक इन करते टाइम मैंने अपने फोटोज खींची। फिर उसके बाद चेक इन करने के बाद जब बोर्डिंग पास हाथ में आया, आपका सीट नंबर आपके लिए टिकट के रूप में देते हैं वो, उस बोर्डिंग पास के हाथ में आने के बाद मैंने फोटोज ली। उसके बाद फिर मैं अंदर, जब एक बस थी इंडिगो एयरलाइंस की जो हमें फ्लाइट तक लेकर गई, उस बस के अंदर फोटोज ली। फ्लाइट में चढ़ते टाइम फ्लाइट के बाहर हमने फोटोज ली, फ्लाइट के अंदर हमने फोटोज ली। एयर होस्टेस के साथ हमने फोटो लेने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नॉट अलाउड, ठीक है। और ये नॉट अलाउड तब से चल रहा था जब हम एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो रहे थे। लेकिन अब कौन बताए उनको यार, मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है, जिंदगी में हमेशा ये बोला गया कि टाटा बिरला अंबानी तू है नहीं, हेलीकॉप्टर में चढ़ना तेरे बस की नहीं है, और वो बंदा आज हेलीकॉप्टर में चढ़ रहा है, एरोप्लेन में चढ़ रहा है। फीलिंग है यार, एक्सप्रेस तो करेगा ना व्यक्ति, एक्साइटेड था बंदा, तो वो एक्साइटमेंट था मेरे अंदर। वहां से फिर उसके बाद हमने बॉम्बे से हमारी बैंकॉक की फॉरेन वाली फ्लाइट थी हमारी, वहां से हमने इंटरनेशनल फ्लाइट ली, ठीक है। इंटरनेशनल फ्लाइट के ऊपर चढ़े, हम बैंकॉक उतरे। और मजे वाली बात है, जब मैं बैंकॉक में उतरा, मेरा एक्चुअली कॉलेज लाइफ में एक सपना था, जब मैं सिविल सेक्टर लग रहा था कि यार क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। और बड़ी गजब की चीज है ये, समझिएगा इस बात को, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपसे कहा लाइव सेशन चल रहा है, तो कॉलेज लाइफ में हमारा एक सपना होता था कि चलो अगर हम सिविल सेक्टर में नहीं लग पाए ना, तो एज ए इंजीनियर जिस भी कंपनी के साथ जॉब करेंगे 2, 4, 5 साल बिताएंगे, और 5 साल बिताने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद फॉरेन में कहीं किसी बड़ी कंपनी के अंदर अप्लाई करेंगे नौकरी के लिए 10,000 या 20,000 की या 50,000 उसमें मिलने लग जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस के तरफ की सैलरी बढ़ जाती है। तो उस समय जब मैं फॉरेन गया और मैं पासपोर्ट दिखाया, मैंने वीजा लिया, चेक इन वीजा था वहां पे, और वीजा लेते टाइम वो मैडम बार बार मेरा पासपोर्ट और मेरा चेहरा देख रही थी और बार बार मिला रही थी। मैं कंफ्यूज हुआ कि यार हो क्या रहा है, ठीक है। फिर जैसे तैसे करके हमने वीजा लिया और हम अंदर गए, तो मैंने सर से सवाल किया कि सर यहाँ हो क्या रहा था। तो सर ने एक चीज समझाई, बेटा एक्चुअली क्या है, तेरी एज अभी 24 है, 24 की एज में मैं पहली बार विदेश गया था। तो बोले 24 की एज में जितने भी लोग विदेश आते हैं वो सारे लोग नौकरी ढूंढने के लिए आते हैं, ठीक है। और तेरे वीजा में साफ साफ लिखा हुआ था तू हॉलीडेज के लिए आया, तो वो इस चीज में कंफ्यूज थी कि कहीं एज गलत है, वीजा गलत है, पासपोर्ट गलत है, गलत बंदे से, ठीक है। क्योंकि उस उम्र के अंदर, जिस उम्र के अंदर लोग नौकरी ढूंढने के लिए विदेश में जाते हैं, वो भी अगर वेल क्वालिफाइड है या कोई अच्छी लिंक मिल जाती है, कुछ मजदूरी करने के लिए विदेश जाते हैं, तो होता है उसी जगह हम विदेश में घूमने के लिए गए। और एक बार गए, फिर दूसरी बार गए, फिर तीसरी बार गए। आज मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मैं इसी ड्यूसॉफ्ट के जरिए एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा लगभग 25 से 30 बार फ्लाइट्स में बैठ चुका है, जिसमें से लगभग 18 फ्लाइट्स इंटरनेशनल है। और इसके अलावा इसी ड्यूसॉफ्ट की बदौलत मैं अपनी खुद की कमाई से, मैं अगर आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ तो 7 बार, सॉरी अपनी कमाई से बोल रहा हूँ, कंपनी की वजह से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन लगातार ऑफर्स देती रहती है, उसकी वजह से 7 टाइम्स हम फॉरेन रिटर्न हूँ। 2 बार थाईलैंड का टूर किया, 1 बार फुकेट का टूर किया, 1 बार नेपाल का टूर किया हुआ है, 1 बार इंडोनेशिया का किया हुआ है, 1 बार सिंगापुर का किया है, 1 बार वर्ल्ड की लग्जरी कंट्रीज में से एक दुबई का भी टूर किया हुआ है। और अभी भी हमारे कुछ टूर्स हम डिजाइन कर रहे थे, कोरोना काल के बाद 100% है कि हम किसी न किसी टूर पे जाएंगे, ये जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट। इसी ड्यूसॉफ्ट के जरिए एक परिवार के अंदर जो एक सपना होता है, हम सोचते हैं, परिवार वाले बोलते हैं बेटा जब भी नौकरी लग जाए थोड़ा सा बचत करना शुरू कर दो, क्योंकि अच्छी बचत हो जाएगी तो उस बचत के हिसाब से अपने को ना एक घर बनाना है। और वैसे ही भोपाल शहर, जहां पर मैं एक जमाने में किराए से रहा करता था, इसी भोपाल शहर के अंदर 2 साल पहले अपनी कमाई से 45 लाख का बंगलो हमने बुक किया।
और आज से 1 साल पहले उसका फुल एंड फाइनल पेमेंट करके हमने उसके अंदर चेक इन यानी कि गृह प्रवेश कर लिया था, ठीक है। और आज इसी ड्यूसॉफ्ट की बदौलत आज से लगभग ये बोल सकता हूँ कि 1-1.5 महीने पहले मेरे पिताजी के द्वारा बनवाए हुए घर को, जो मेरे पापा ने लगभग 10 साल पहले बनवाया था मेरे ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करने के पहले, उस घर के अंदर 10 लाख रुपए खर्च करके मैंने रेनोवेट किया हुआ है, ठीक है। और पूरा रेनोवेशन करके एक लग्जरी बनाई हुई है। मतलब अगर मेरे घर कोई आता है, आप सारे लोगों का वेलकम है, कभी आओगे तो आपको ये चीज जरूर फील हो जाएगी कि सर हम, मैं बोलूंगा 5 स्टार लेकिन 3 स्टार होटल के अंदर तो आ गए हैं। ये चीज तो जरूर आपको फील हो जाएगी। इस तरीके से लग्जरी तरीके से उसको डिजाइन किया हुआ है दोस्त, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट 10 लाख रुपए के आसपास खर्च किए। और इसी के अलावा अगर मैं देखूं तो लोग बात करते थे कि यार जिस दिन 20,000 कमाने लग जाएगा ना, 25,000 फिक्स आ जाए हर महीने का तो बहुत होता है, या 50,000 फिक्स आ जाए तो बहुत होता है, ठीक है। और ग्रेड 1 ऑफिसर्स की सैलरी की बात लोग करते हैं कि लाख 1.5 लाख रुपए मिलता है। तो 10 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 50 यानी लाख नहीं, 1.5 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, बल्कि इस ड्यूसॉफ्ट के जरिए इस लॉकडाउन के पीरियड में यानी कि मार्च, अप्रैल, मई और जून की टोटल पेमेंट में जोड़ता हूं तो 6,86,000 रुपए आपके इस भाई ने लॉकडाउन के पीरियड में कमाया, इसी ड्यूसॉफ्ट की बदौलत, जहां पूरी दुनिया बंद पड़ी थी। और लास्ट, अगर मैं सिर्फ लास्ट मंथ की बात करूं तो अप्रोक्स 2,85,000 रुपए आपके इस भाई ने कमाया हुआ है लास्ट मंथ। तो दोस्तों जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट। मतलब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, मैं सिर्फ एक चीज आपको रियलाइज कराना चाहूंगा कि दोस्त, एक व्यक्ति का पूरी जिंदगी में सपना होता है कि जिस दिन हम कमाने लग जाएंगे, पूरी जिंदगी बचत करेंगे, अपना एक घर बनाएंगे, अपने गांव के अंदर जो घर बना हुआ है उसे रेनोवेट करेंगे, घर के अंदर एक फर्नीचर लेके आएंगे, घर में ये करेंगे, घर में वो करेंगे, एक बड़ी गाड़ी ले लेंगे, ठीक है, विदेश की यात्रा कर लेंगे। मतलब इसके अलावा व्यक्ति सोचता है कि चलो एक अच्छी शादी कर लेंगे, ठीक है, या अपने बहन या भाई को अच्छा पढ़ा देंगे, या ऐसे कुछ सपने होते हैं, या अपनी आने वाली जनरेशन यानी कि अपने बच्चों को पढ़ा देंगे। यानी कि 60 साल की उम्र के बाद तक का जो टारगेट व्यक्ति लेकर चलता है, मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा ड्यूसॉफ्ट की बदौलत पिछले 6 सालों के अंदर ये सारी चीजें अचीव करके रफा दफा कर दी है, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट। और ये हुआ क्यों? क्योंकि हमने ड्यूसॉफ्ट शुरू किया। अगर मैं कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी जाऊं कि ये सारी चीजें क्यों हुई, क्यों पॉसिबल हुआ ये, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं सर वो समय कुछ और था, शायद उस समय हमने कर लिया होता तो शायद हम भी आगे बढ़ जाते। ये कई सारे लोगों की बात होती है। तो दोस्तों मैं ना आप लोगों के साथ एक बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बोला ना हालात बदलते रहते हैं, हालात आते रहते हैं, ऊपर नीचे होती रहती है चीजें, ठीक है। लेकिन एक चीज होती है विश्वास, एक चीज होती है शांति, एक होती है उम्मीद, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक होता है प्यार, जिसके जरिए आगे बढ़ती है। तो मुझे एक बड़ी प्यारी कहानी याद आई इस चीज पे, ठीक है। एक बच्चा, रात का समय था, अंधेरा था, रोशनी की तलाश में था, उसे अचानक दिखाई दिया कि एक कमरे से कुछ रोशनी आ रही है। उस कमरे के अंदर गया तो उसने कमरे के अंदर 4 मोमबत्तियों को जलते हुए देखा। पहली मोमबत्ती थी जो शांति की थी, ठीक है। और उसने उस बच्चे के साथ डिस्कशन किया कि यार, उसने बोला कि आप कौन सी मोमबत्ती हो, तो उसने कहा कि मैं शांति की मोमबत्ती हूँ, ठीक है, आई एम अ कैंडल ऑफ पीस, ठीक है। और इतना बोलते हुए उसने अपनी बात आगे बढ़ाई और उसने कहा कि आज पूरी दुनिया के अंदर हाव भाव बहुत ज्यादा है, लोग लड़ने को तैयार रहते हैं, लोग एक दूसरे से बहस करते हैं, किसी को शांति नहीं चाहिए। और इतनी बोलते बोलते वो बुझ गई, ठीक है, वो अपने आप ही बुझ गई। और वो बच्चे के अचानक से चेहरे के ऊपर हताशा सी आने लग गई, वो बच्चा थोड़ा सा रोने लग गया, ठीक है। और अचानक उसने दूसरी कैंडल की तरफ, दूसरी मोमबत्ती की तरफ देखा। तो दूसरी मोमबत्ती से उसने पूछा कि आप कौन सी मोमबत्ती है? तो उसने कहा कि मैं हूं विश्वास की मोमबत्ती, मैं हूं, आई एम अ कैंडल ऑफ फेथ, मैं एक फेथ की मोमबत्ती हूं, मैं एक विश्वास की मोमबत्ती हूं। लेकिन आज दुनिया में मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई भाई पे भरोसा नहीं करना चाह रहा, भाई बहन पे भरोसा नहीं करना चाह रहा, बहन भाई पे भरोसा नहीं करना चाह रही, एक पति अपनी पत्नी पे नहीं करता, पत्नी अपने पति पे नहीं करती। मतलब आज हमारी जरूरत बची नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर किसी की जरूरत। आज इतना सब कुछ जानने के बाद, इतना कुछ देखने के बावजूद भी आप में से कई सारे लोग होंगे, जैसे ही बात भरोसा करने की आएगी तो आपका भरोसा पीछे भागेगा। और दोस्तों विवेकानंद जी ने एक बड़ी प्यारी बात बोली है कि किसी पर भी भरोसा करने वाला बड़ा बेवकूफ होता है, लेकिन किसी पर भी भरोसा नहीं करने वाला, हर किसी पे भरोसा कर लेने वाला बेवकूफ होता है, लेकिन किसी पर भी भरोसा नहीं करें उससे बड़ा बेवकूफ तो कोई होता ही नहीं है, सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। यानी कि मैं बात को रिपीट करता हूं कि हर किसी पे भरोसे करने वाला बेवकूफ होता है, लेकिन उससे भी बड़ा बेवकूफ वो है जो किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहता, किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहता। जिस तरह से शरीर को चलाने के लिए श्वास की जरूरत है, वैसे ही अपनी जिंदगी बनाने के लिए विश्वास की जरूरत है, और विश्वास की कमी होती जा रही है। दुनिया में कोई किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता। ये बोलते हुए वो मोमबत्ती अचानक से बुझ जाती है, और फिर वो तीसरी मोमबत्ती की तरफ देखता है। आंखें अब नम हो चुकी है उस बच्चे की, और बच्चा नम आंखों से तीसरी मोमबत्ती की तरफ देखता है, और तीसरी मोमबत्ती बोलती है कि मैं प्यार की मोमबत्ती हूँ, आई एम अ कैंडल ऑफ लव, मैं एक प्यार की कैंडल हूं, मैं एक प्यार की मोमबत्ती हूं। लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर मैं देख रहा हूं कि किसी को प्यार नहीं चाहिए। लोग इतना ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप, ऑरकुट, मैसेंजर, टिकटॉक और दुनिया भर की चीजों में इतना बिजी हो चुके हैं, इतना व्यस्त हो चुके हैं कि लोगों के पास अपने ही परिवार के लिए समय नहीं है, लोगों के पास अपने भविष्य के लिए समय नहीं है, लोगों के पास कुछ बेहतर करने के लिए समय नहीं है। लोग किसी तरह के मौके को पकड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा बिजी है, ठीक है, शायद मेरी अब जरूरत नहीं बची है। और इतना बोलते हुए वो मोमबत्ती भी बुझ जाती है।
और अचानक वो बच्चा जिसकी आंखें नम हो चुकी, जो हताश हो चुका था, वो बच्चा जोर जोर से रोने लग जाता है, जोर जोर से रोने लग जाता है, जैसे कि हमारे साथ होता है जब मौके हमारे हाथ से निकल जाते हैं, जब विश्वास हमारे हाथ से टूट जाता है, जब हमें दिखाई देता है हम में से कोई बंदा जिसने पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी को एक पैशन बनाकर निकाल दिया और उसकी लास्ट अटेम्प्ट थी और उसे दिखाई दे रहा है कि आने वाले 2 साल के अंदर वो ओवर एज हो जाएगा, लेकिन अगले 2 साल तक किसी भी तरह की कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रही। हताश होना तय है, रोना तय है। उस बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, वो रोने लग गया और तीसरी मोमबत्ती से चौथी मोमबत्ती की तरफ वो देख रहा था जो बुझी नहीं थी, जो जल रही थी, जो रोशनी दे रही थी। वो चौथी मोमबत्ती ने तुरंत उस बच्चे से सवाल किया, बेबी व्हाई आर यू क्राइंग, बेटा आप रो क्यों रहे हो, किस वजह से रो रहे हो? तो वो बच्चा बोलता है, मैंने देखा शांति की मोमबत्ती बुझ चुकी है, प्यार की मोमबत्ती बुझ चुकी है, विश्वास की मोमबत्ती बुझ चुकी है, शायद आप भी जल्दी ही बुझ जाए। और उस मोमबत्ती ने कहा, बेटा तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। आई एम अ कैंडल ऑफ होप, मैं एक मोमबत्ती हूँ विश्वास की, मैं एक मोमबत्ती हूँ उम्मीद की, आशा की वो मोमबत्ती हूँ, मेरे अंदर आशा की किरण है और जब तक मैं हूं तू टेंशन मत ले, पूरी दुनिया में हम तूफान खड़ा कर देंगे, सारी मोमबत्तियां वापस चल जाएगी। और उस मोमबत्ती ने एक हौसला दिखाया, विश्वास दिखाया, उस मोमबत्ती ने उम्मीद जगाई, क्योंकि वो उम्मीद की मोमबत्ती थी, उसके अंदर आशा की किरण थी और उसने उम्मीद दिखाई उस बच्चे के साथ और उस उम्मीद की मोमबत्ती का इस्तेमाल करके उसने वापस से विश्वास वाली मोमबत्ती भी जला ली, शांति वाली मोमबत्ती भी जला ली और प्यार वाली मोमबत्ती भी जला दी। इस चीज को अगर मैं अपने सिस्टम के साथ कोरिलेट करूं, जहां पूरी दुनिया के अंदर पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, लोगों के हालात खराब हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरियां जा रही है, नौकरियों के लोग तैयारी कर रहे हैं, कई सारे लोगों ने पूरी जिंदगी लगा दी, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, बीएससी, बीकॉम और पता नहीं क्या क्या करने के लिए, और उन्हें दिखाई दे रहा है कि ना जाने कब सरकारी नौकरी निकलेगी, ना जाने कितने साल बाद निकलेगी, पता नहीं निकलेगी तो पोस्ट कितनी निकलेगी और किस तरह के हालात होने वाले हैं, व्यापार कब शुरू होंगे, कारखाने कब चालू होंगे, कब मैं वापस काम पे जा पाऊंगा। वो विश्वास खो रहा है, वो प्यार खो रहा है, वो सारी चीजें खोते जा रहा है। वहां ड्यू सॉफ्ट अगर किसी के लिए काम कर रहा है, ये इंडस्ट्री किसी के लिए काम करे, सिर्फ एक ही चीज की तरीके से इस इंडस्ट्री ने लोगों के अंदर उम्मीद बनाई रखी। इस इंडस्ट्री ने अभी भी लोगों को भरोसा दिलाया कि इस जगह पर भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, जिसके अंदर आप पैसा कमा सकते हैं। इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी महीने का लाखों रुपए कमाया जा सकता है। ये अगर किसी ने प्रूव किया है तो ये ड्यू सॉफ्ट ने प्रूव किया है। जी बिल्कुल सर। यहाँ तक अगर आपको पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको भी अपने अंदर एक उम्मीद जगानी पड़ेगी, आपको भी अपने अंदर एक विश्वास जगाना पड़ेगा और आपको भी एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे शुरू करना है। क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो उम्मीदें हैं, उम्मीदें हैं तो हौसला है और हौसला है तो विश्वास है कि एक व्यक्ति जो हमेशा मेहनत करता है वो हमेशा जीतता है। तो दोस्तों वो हौसला अपने अंदर जगाकर रखो, विश्वास अपने अंदर जगाकर रखो। क्योंकि मैंने जैसा कि आपसे कहा कि अगर कई लोग बोलते हैं कि आपकी किस्मत अच्छी है सर, शायद मतलब सर मेरे को ऐसे मौके नहीं मिले, तो दोस्त आज इस सेशन को अटेंड करने के बाद मैं इस चीज की गारंटी कर सकता हूँ, ऊपर वाले से जब भी दुआ करोगे तो एक दुआ आप नहीं कर पाओगे कि हे ऊपर वाले मुझे कोई मौका दे, क्योंकि ऊपर वाले ने आज ये मौका आपको दे दिया है। लेकिन इस मौके को आप कितना पहचानते हैं? क्योंकि हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, तुम्हें मालूम है नुस्खा, अगर तुम्हें मालूम है नुस्खा अपनी हालत आलम बदलने का, तो इंतजार क्यों है मेरे दोस्तों सूरज के निकलने का? इंतजार मत करो, टालो मत, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, बाद में देखते हैं, ठीक है? क्योंकि तुम्हें मालूम है नुस्खा कि यही वो नुस्खा है, यही वो सिस्टम है जो इस पेंडेमिक सिचुएशन में, जिस प्रॉब्लम में इस आपके हालातों को बेहतर कर सकता है। तुम्हें मालूम है नुस्खा अपनी हालत आलम बदलने का, तो फिर इंतजार क्यों है मेरे दोस्तों सूरज के निकलने का? क्योंकि आज तक तो खुदा ने भी उसकी हालत नहीं बदली जिसे खुद शौक ना हो अपनी हालत बदलने का। तो अगर चाहते हो आप अपनी हालत बदलना, चाहते हो कि मौके की तलाश में जाना, तो दोस्तों आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आपके पास हजार कारण होंगे, मैं जानता हूं, आई नो वेरी वेल कि हालात बहुत खराब हैं, लोग आपके साथ तो दोहरी मार है, जो बिहार और बाकी एरिया से बिलोंग करते हैं कि एक तरफ कोरोना काल अलग चल रहा था और ऊपर से साथ में बाढ़ आ गई, दुगनी मार है। लेकिन जैसा कि मेगा जी ने कहा कि दुनिया में जब भी कोई मौका आता है तो किसी न किसी मुसीबत को लेकर आता है। तो मुसीबत आपके सामने है लेकिन मौका आपके सामने नहीं था, मौका बनके आपके सामने ड्यू सॉफ्ट आया है। हजार कारण होंगे आपके पास, कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है, हालात खराब है, पहले से ही कर्जा था, ये दिक्कतें थी, वो दिक्कतें थी, परिवार वाले मना कर रहे, ना जाने, आपके पास हजार कारण होंगे ड्यू सॉफ्ट ना करने के, सिस्टम को ना करने के। आप उस कारण की वजह से मतलब हजार कारण ढूंढ सकते हो ड्यू सॉफ्ट ना करने के। लेकिन अगर आप चाहते हो जिंदगी में कुछ बड़ा करना और सब कुछ अचीव करना, तो कोई एक कारण ढूंढ लो कि मैं कर कैसे सकता हूं और मुझे करना क्यों है। क्योंकि आप जानते हो कि उन हालातों को बदलने के लिए आपके पास कोई मौका नहीं है दोस्तों, अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपके पास कोई मौका नहीं है। अगर वो मौका आपके पास होता तो शायद आप शुरू कर चुके होते और शायद आप मुझे गाइड कर रहे होते और हम सब आपको सुन रहे होते। तो दोस्तों कहीं भी एक चीज ध्यान रखो कि अगर आपके पास हजार कारण होंगे इस ड्यू सॉफ्ट को ना करने के, मना करने के, लेकिन कोई एक कारण आप ढूंढ लो। आपने हजार कारण ढूंढ लिए कि इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोई एक कारण ढूंढ लो कि आप क्यों कर सकते हो और आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो एक कारण आपकी जिंदगी बना देगा, वो एक कारण आपको आगे बढ़ा देगा, ठीक है? क्योंकि दोस्तों जब आपने, कुछ लोग बोलते हैं जब आपने शुरू किया
तब सर आसान था, शायद अब नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि सबको लड़ने पड़े हैं अपने अपने युद्ध, चाहे थे वो राजा राम, चाहे थे गौतम बुद्ध। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने अपने हालातों से लड़ाई नहीं लड़ी। शायद आप जिन सिचुएशंस को झेल रहे हैं, हमने ये सिचुएशन नहीं झेली होगी, कोई और सिचुएशन झेली होगी, लेकिन हाँ हालात तो हमारे भी खराब थे, पैसा तो हमारे पास भी नहीं था। व्हेन आई वाज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मुझे याद है कि मैंने उस 10,000 रुपए के अरेंजमेंट के लिए कितना दिमाग लगाया था, और वो 10,000 रुपए देते समय मुझे ऐसा लग रहा था मैंने अपना जिगर तोड़ के दे दिया है। ठीक है, 10 रुपए बचाने वाला स्टूडेंट यार जब जेब से 10,000 देता है तो उससे बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है। आज भले लाखों रुपए खर्च करने में डर नहीं होता। ठीक है, तो सबको लड़ने पड़े अपने युद्ध, चाहे थे वो राजा राम, चाहे थे गौतम बुद्ध। और ये गौतम बुद्ध की धरती से मैं बात कर रहा हूँ, बिहार वालों से बात कर रहा हूँ, छतरपुर वालों से मैं बात कर रहा हूँ, महारानी लक्ष्मीबाई की धरती के लोगों से बात कर रहा हूँ, बुंदेलखंड वालों से मैं बात कर रहा हूँ। मुझे पता है, नो वेरी वेल, कि आप सब वो लोग हो जिनका तो इतिहास में सबसे बड़ा नाम है। अगर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा किसी का नाम एग्जाम्पल्स के रूप में लिया जाता है, जिनसे लोग इंस्पायर होते हैं, तो वो आपके एरिया के लोग हैं। लेकिन आप खुद उनसे कितना इंस्पायर होते हैं, इंपॉर्टेंट ये है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, रास्ते कहीं नहीं जाते, मुसाफिर को चलना पड़ता है। हर सुबह उठे सूरज को, हर सुबह उगे सूरज को शाम होते तक ढलना पड़ता है। यूं ही नहीं मिल जाती है मंजिलें मेरे दोस्तों, हर व्यक्ति को एक इम्तिहान की घड़ी से गुजरना पड़ता है। और ये इम्तिहान है आपका, लेकिन आपको एक मौका मिला है, आपको एक साथ मिला है जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट कीजिए, डिसीजन लीजिए। इस पैंडेमिक सिचुएशन में आपको ऐसा दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि आज अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपकी गाड़ी की कीमत क्या है जो मेरे घर के बाहर खड़ी हुई है, तो मैं बोलता हूँ 10,000। जब मुझसे कोई पूछता है कि आज आपके पास बैंक में स्टेटमेंट कितना है, तो मैं उसे बताता हूँ स्टेटमेंट की वजह क्या है, तो मैं बोलता हूँ 10,000। जब मुझसे कोई पूछता है कि आप 25-30 रुपए की घड़ी पहनते हैं, उसकी वजह क्या है, तो मैं बोलता हूँ 10,000 कीमत है। जब कोई मुझसे पूछता है घर को आपने रेनोवेशन करवाया, पैसा कितना लगा, 10,000। जब मुझसे कोई सवाल करता है कि आप महीने का इतना कमाते हैं, उसकी वजह क्या है, तो मैं बोलता हूँ बस ये वजह है 10,000। क्यों बोलता हूँ ये वजह 10,000? क्योंकि लगाया तो मैंने सिर्फ 10,000 ही था, मिला तो उसकी वजह से ही है। ठीक है, लेकिन दोस्तों शुरू नहीं किया होता उस समय, अगर आज से 10 साल पहले अगर मैं डिसीजन नहीं लिया होता, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता। क्योंकि आपका लिया हुआ डिसीजन ही, आपका लिया हुआ फैसला ही आपकी जिंदगी बनाता है। दोस्तों आज से 10 साल पहले लिए हुए डिसीजन ने आज मुझे यहाँ तक पहुंचाया। और सफलता से किसकी रिश्तेदारी है, आप भी डिसीजन ले लो मेरे यारों, क्योंकि सफलता से किसकी रिश्तेदारी है, कल मेरी थी, आज आपकी बारी है। ठीक है, स्टार्ट कर दो मेरे दोस्त, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। मुझे पता है आप सारे लोग सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देंगे, आप सारे लोग बहुत आगे जाएंगे, और ड्यू सॉफ्ट का साथ है तो पॉसिबल है। 20 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, गजब की लीडरशिप है, गजब का स्टैमिना है। और मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि इसमें सिचुएशन के अंदर भी आपको आगे बढ़ाने का दम अगर किसी इंडस्ट्री, किसी सिस्टम में है, तो डेट इज ओनली एंड ओनली ड्यू सॉफ्ट। इस ड्यू सॉफ्ट को पकड़ लीजिए, अपने सीनियर्स को पकड़ लीजिए। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, करने दीजिए लोगों को। कुछ तो लोग कहते हैं कहना कोई बड़ी बात नहीं, और वो कहते रह जाएंगे क्योंकि इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं। और लोग बोलते हैं दोस्त, लेकिन गिरगिट की तरह बोलते हैं, बड़ी तेजी से बदलते हैं। जैसे जैसे आपके वक्त और हालात बदलते हैं, वही लोग जो कमेंट मारते हैं वो तारीफ करना भी शुरू कर देते हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे आसपास के वही लोग जो किसी जमाने में कमेंट किया करते थे, बोलते थे यार हमने भी शुरू कर लिया होता तो शायद हम भी वहां पहुंच गए। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही आपके साथ भी होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, आप सारे लोगों ने मुझे इतना सुना, इतना समय दिया। ठीक है, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। तो दोस्तों स्टार्ट कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ड्यू सॉफ्ट शुरू कर दीजिए, करोड़पति बनने की तैयारी में मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, जय ड्यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। और वाकई